नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे उत्तराखंड पर जो कर्जा है उसकी और रेवेन्यू कितना आ रहा है उसकी। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में विदेशी कर्ज मार्च 2021 के आधार पर यानी कि आखिर तक सालाना आधार पर 2.1% बढ़कर अब 570 अरब डॉलर तक पहुंचता है। और भारत की जो जनसंख्या है उसकी अगर हम बात करें तो 130 करोड़ आबादी की अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति पर करीब 32,000 रुपए का कर्जा है। ये मैं भारत का प्रत्येक व्यक्ति का कर्जा आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में जिस तरीके से आज हम कर्जे को लेकर बात करने वाले हैं तो इसके हिसाब से जो बच्चा पैदा होने वाला है उस पर भी कर्जा है करीब 73,000 रुपए का। मैं आज आपको पूरा डेटा बताने वाली हूं कि किस तरीके से उत्तराखंड पर कर्जा है। और आज हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर चर्चा ना कांग्रेस करती है ना भाजपा, क्योंकि दोनों ही सत्ता दल में करीबन 10-10 साल तक रहे हैं। 21 साल का आज उत्तराखंड हो चुका है, लेकिन कर्ज जो है वो अभी भी उत्तराखंड पर है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसे कम करने की बात अभी भी किसी भी दल की तरफ से नहीं की गई है, ना ही विपक्ष की तरफ से कभी इसका मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक उठाया गया है और ना ही कभी भी सरकार ने इस बारे में कुछ सोचा है। आपको बता दूं कि कर्ज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं जो ब्याज है वो देने में निकल रहा है। और एक कैग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब राज्य के ऋण और ब्याज के रूप में अगले 5 साल यानी कि 2024 और 25 तक में काफी बड़ा हिस्सा ब्याज के तौर पर उत्तराखंड को देना होगा। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड इस वक्त पूरी तरीके से कर्जे में है और उस कर्जे को चुकाने की बात ना करके हम लगातार यहाँ पर जो काम हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन वो घोषणाएं पूरी कैसे होंगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो आज देवभूमि के दंगल पर चर्चा इसी पर, नेता भूले कर्ज का फर्ज। हाँ, तो 21 साल पहले जन्मा उत्तराखंड आज बालिग हो चुका है। विकास की डगर पर बढ़ रहा है उत्तराखंड, कर्ज के बोझ से भी दब रहा है। डगमगाते कदमों के साथ विकास के पथ पर चलने की कोशिश कर रहे उत्तराखंड का कर्ज उतारने का फर्ज कोई नहीं निभाना चाहता। 2022 के चुनावी दंगल के भी लोक लुभावन वादे तो हर कोई कर रहा है, पर राज्य पर बढ़ रहे कर्ज को उतारने का जिक्र किसी दल की जुबान पर नहीं है। नेता कर्ज उतारने का फर्ज भूल गए हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड भले ही संसाधनों से धनी है, लेकिन इन संसाधनों का उचित उपयोग कर कांग्रेस हो या भाजपा, अब तक कोई भी सरकार उत्तराखंड को कर्ज मुक्त नहीं कर पाई और न ही इस पर किसी ने पहल की। युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री कहे जाने वाले मुख्यमंत्री धामी भी ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। अब तक करीब 300 से ज्यादा की घोषणाएं वो कर चुके हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी महिलाओं और युवाओं को रिझाने के लिए गारंटी के साथ कई घोषणाएं कर चुकी है। मुफ्त बिजली, मुफ्त तीर्थ यात्रा की घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये ख्याल किसी भी राजनीतिक दल के मन में फिलहाल नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व यहाँ का जो है इतना स्वार्थी है, पदलोलुप है और उसको प्रदेश की चिंता नहीं है। यहाँ तो स्थिति ये है कि वोट दो और लूट लो प्रदेश को, जो जिसको जो करना तुम वोट हमें दे देना, बाकी तुम प्रदेश को लूटना है, खसोटना है, जिसको जो करना है वो कर लो। दिख ही रहा है वही स्थिति है। उत्तराखंड की स्थिति इस समय 70,000 करोड़ से भी पार कर चुकी है कर्ज, और ये केवल 21 साल में। हिमाचल प्रदेश पिछले 50 साल में वहाँ केवल 55,000 करोड़ का कर्ज है ना। और ये देखिए, ये दो डबल इंजन वाले सरकार के कार्यकाल में जो कर्ज हुआ है, जो मार्केट की जो बोरोविंग हुई है पिछले 2017 से लेके 21 तक, वो अब तक के सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसको बोरोइंग हुई है। और इसके बावजूद भी आपका कुछ नहीं है, स्थिति कुछ नहीं है, आपके इनकम नहीं है। और धामी जी एक के बाद सौगातें दिए जा रहे हैं। मतलब आप सौगात ले लो, लूट लो इस प्रदेश को, जो इस प्रदेश की स्थिति नहीं है। कर्ज लेके आप कर रहे हैं, काम चल रहा है, बोरोइंग करके सरकारी काम चल रहा है। और उसके बाद दरियादिली इस तरह दिखा रहे हैं। मतलब वोटों के लिए आप इस प्रदेश के हित के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। और ये समझ लो कि वो परवरदिगार ही इस प्रदेश को बचा सकता है। स्वर्णिम पद पर उत्तराखंड के गमन की बात करने वाले राजनीतिक दल ये नहीं जानते कि उत्तराखंड की जनता पर कितना कर्ज है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2021 में उत्तराखंड राज्य पर करीब 66,000 का कर्ज था, जो अब करीब 73 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। विकास के सपने देखने वाले उत्तराखंड में हर पैदा होने वाले बच्चे पर लगभग 73,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है।
देखिए, जहाँ तक घोषणाओं का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में अपने दृष्टिपत्र में जो वायदे किए थे, जो घोषणाएं की थी, उनको हमने लगभग पूरा कार्यान्वित कर दिया है। और इसके अलावा भाजपा का रिकॉर्ड है कि हमने जो कहा वो किया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की स्थिति ये है कि जो काम वो दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, जो सुविधाएं दिल्ली में नहीं दे रहे हैं, वो बातें उत्तराखंड में आके कर रहे हैं। इससे उनका दोहरा चरित्र सबके सामने आ रहा है। और कांग्रेस का इतिहास तो उत्तराखंड की जनता अपनी आंखों से देख चुकी है। इन्होंने अटल जी के द्वारा जो पैकेज दिया गया था उसको भी कांग्रेस सरकार ने छीन लिया था और प्रदेश को भ्रष्टाचार दिया है। तो ऐसे में जो जनता का विश्वास है वो बीजेपी के साथ है। भले ही दोनों सरकारों ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास होने के कई दावे किए हों, लेकिन हकीकत तो यह है कि उत्तराखंड विकसित तब होता अगर उस पर इतने करोड़ का कर्ज न होता। मौजूदा हालात में उत्तराखंड सरकार की कमाई सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को पूरा करने के लिए भी नाकाफी है। वोटरों को लुभाने के लिए हर पार्टी हजारों करोड़ की घोषणाओं के अंबार लगा रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन पार्टियों को इन योजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 5,000 करोड़ की जरूरत होगी, जो कर्ज लेकर ही पूरी की जा सकती है। मुद्दे की बात यह है कि पिछले 21 सालों में अपने कार्यकाल में सत्ता आई किसी भी सरकार ने इस कर्ज को उतारने की कोशिश नहीं की और न ही इस मुद्दे को उठाने की। शोर मचाने वाले विपक्ष ने सड़क हो या सदन इसका जिक्र ही किया। निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राज्य बनने से लेकर आज तक हम इस प्रदेश में कर्ज लेकर काम चला रहे हैं, कर्मचारियों की तनख्वाह तक कर्ज लेकर दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार आए उसने यहाँ का जो बाजार का कर्ज है उसको कम करने की कोशिश नहीं की और न अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाने की बात की। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है और आर्थिक संसाधन बढ़ाने की तरफ किसी ने भी नहीं देखा। कोशिश होनी चाहिए थी कि हमें राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़े, आर्थिक इनकम बढ़े, ताकि हम कर्ज पर कम निर्भर रहें और भारत सरकार पर कम निर्भर रहें। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं समझता हूँ किसी भी सरकार ने इस तरफ नहीं देखा है और हम सबका प्रयास होना चाहिए कि कम से कम कर्ज में और उत्तराखंड की जो आर्थिक है उसको मजबूत किया जाए, स्वरोजगार की तरफ लोगों को डाला जाए, उस तरफ ध्यान दिया जाए और राज्य की जो इनकम है, जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक स्रोत हैं, उनको बढ़ाने की तरफ, सृजन करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। चुनावी घोषणाओं से भले ही अनजान जनता के चेहरे पर चमक जरूर आ जाती है, लेकिन हकीकत जानने वालों के माथे पर शिकन आ जाएगी। लेकिन सत्ता हो या विपक्ष, कोई भी इसका जिक्र करना नहीं चाहता। अब सवाल ये है कि जब इसका जिक्र नहीं होगा तो फिर चर्चा कौन करेगा और इस कर्ज उतारने का फर्ज कौन निभाएगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज देवभूमि के दंगल पर बात होगी इसी पर कि जिस तरीके से उत्तराखंड कर्जे में, देखिए कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके पास रेवेन्यू सोर्सेस क्या हैं, आप रेवेन्यू के लिए क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। 21 साल का आज उत्तराखंड हो गया है, लेकिन क्या आपने कभी किसी भी राजनेता के मुंह से ये सुना है कि हमें उत्तराखंड का पर जो कर्ज है या उसे खत्म करना है या आगे हम किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देंगे? क्योंकि उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का सोर्स ऑफ इनकम जिसे कह सकते हैं वो है पर्यटन। तो आपने टूरिज्म को भी बेहतर करने के लिए किसी तरीके का कोई काम नहीं किया, कर्ज आप ले रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो क्या विकास कार्यों में कहीं नजर आ रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जैसे कि एक रिपोर्ट के अनुसार जब रिसर्च करने पर पता चलता है तो यहाँ पर करीब जो 2010-11 में राज्य की राजस्व के रूप में कुल आमदनी थी वो 4,405 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 10,791 करोड़ हो गई है। यानी कि ये वृद्धि दर जो है वो 2.45% 2.5 गुना बढ़ा है। कर्ज भुगतान की रफ्तार 3.46 गुना बढ़ी है। 2010-11 में ये 1,480 करोड़ थी और 2020-21 में ये ब्याज की देनदारी जो है वो करीब 5,475 करोड़ हो चुकी, जो कि विकास के मोर्चे पर राज्य को धन के संकट से अब जूझना पड़ रहा है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि कैग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के ऋण और ब्याज के रूप में अगले 5 वर्षों में यानी कि 2024-25 तक सालाना 4,499 करोड़ रुपए का भुगतान करना है और जाहिर है कि राज्य को ऋण देनदारी पूरी करने के लिए ज्यादा उधार लेना पड़ेगा।
तो यहाँ तक कि कर्ज तो लिया जा रहा है, लेकिन आप रेवेन्यू के लिए क्या कर रहे हैं? जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो भी उत्तर प्रदेश के पास आता है, उसका पूरा पैसा उत्तराखंड के पास नहीं आता है। खनन माफिया जो है वो चोरी से खनन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी सीधा पैसा राज्य तक नहीं पहुंच पाता। तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो काफी खोखला है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जैसे कि हमने आपको बताया कि चुनाव सर पर है, लेकिन आपने शायद ही किसी नेता के मुंह से उत्तराखंड के कर्जे को लेकर बात सुनी होगी। सब केवल घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी जो कर्ज का बोझ है उत्तराखंड पर उस पर बात करने की कोशिश नहीं की। घोषणाएं भरमार हैं, लेकिन ये वादे कैसे पूरे होंगे ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जैसे कि हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में पैदा होने वाला बच्चा भी 73,000 रुपए कर्जे में है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कर्जा जो है वो बढ़ रहा है, ब्याज जो है वो निरंतर चुकाना पड़ रहा है, ब्याज की दर भी बढ़ रही है, लेकिन आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उस पर बात करने की जरूरत है। और आज इसी पर हम देवभूमि के दंगल में बात करने वाले हैं। राज्य पर कर्ज, नेता भूले अपना फर्ज। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान में जुड़े हुए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पवन तोमर जी भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र चौधरी जी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नरेंद्र सेठी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी घड़ियाल यूकेडी प्रवक्ता है, जुड़ चुकी हैं। और प्रोफेसर SN सचान जो कि प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में करूंगी सबसे पहले पवन जी आपसे जानना चाहती हूं मैं, उत्तराखंड इतने कर्जे में है और लगातार विकास कार्यों के लिए जो घोषणाएं की जा रही है उसका कर्ज भी आपको आगे जाकर लेना ही पड़ेगा। विकास कार्य कैसे पूरे होंगे वरना। लेकिन इन 21 सालों में किसी ने भी उत्तराखंड पे जो कर्जा है उस पर बात करने की कोशिश नहीं की। पवन जी आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है पवन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप भी सत्ता में 10 साल रहे हैं, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कर्जे को लेकर बात क्यों नहीं की गई और इस कर्ज को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए किसी तरीके की कोई आपने सोचा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इस कर्ज को खत्म कर सकते हैं और अधिक कर्ज ना लेना पड़े? इसके लिए क्या सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए आपने कभी सोचा है? नहीं हिना जी, कर्ज लेना अलग चीज है। राजेंद्र जी, मैं यशी हूँ। जी जी, मेरा कहना यह है जी, उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की आई जी, जिसका नेतृत्व पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने किया जी, और उनके समय में उत्तराखंड राज्य में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन का संकल्प सरकार ने लिया जी, और उसे अचीव भी किया जी। तिवारी जी ने 10,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था जो 80,000 करोड़ तक पहुंचा जी। उससे लोगों में रोजगार भी जो है पैदा किया गया और राज्य की आय भी बढ़ाई गई जी। दुर्भाग्य से उन्हें दूसरा टर्म नहीं मिल पाया और उत्तराखंड जो है वो कई मामलों में देश को लीड कर सकता था। उसमें एक रेवेन्यू भी था, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म और आस्था से जुड़ा हुआ टूरिज्म जो है उसका केंद्र है हिंदुस्तान में उत्तराखंड। दूसरा चीज, हमारे यहाँ जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया जी। जहां तक कर्ज लेने की और कर्ज अदायगी की बात है, प्रत्येक राज्य कर्ज ले रहा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब से डबल इंजन की सरकार है, हमारा रेवेन्यू कितना % बढ़ा जीएसटी के बाद भी। हमारे यहाँ से कितना उद्योग जो है औद्योगिक घरानों ने पलायन कर दिया या छोड़ के चले गए, हमारे यहाँ कितना निवेश बढ़ा। ये सब चीजें ऐसी हैं जो इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है। वरना जिस अनुपात में कर्ज बढ़ा है उस अनुपात में राज्य में विकास नहीं हुआ। अभी जो है पिछले दिनों त्रिवेंद्र रावत जी ने अंतिम बजट जो है पेश किया 2021-22 का जी। उस बजट में इन्होंने 6,000 करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे। तो जब इनका बजट ही इंफ्रास्ट्रक्चर का 6,000 का है,
तो ये 20,000 के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कैसे कर सकते हैं जी। इन्होंने 57,000 करोड़ के बजट में एजुकेशन पर मात्र 1,400 करोड़ रखे, हेल्थ सेक्टर के लिए मात्र 3,800 करोड़ रखे, जबकि कोरोना सामने था। ठीक है राजेंद्र जी, वापस आते हैं आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो कर्ज है उसको लेकर। हालांकि नेता अपना फर्ज कहीं ना कहीं भूल गए हैं। चर्चा इसी पर, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं राज्य पर कर्ज और नेता भूले फर्ज। 21 साल पहले जन्मा उत्तराखंड आज बालिग तो जरूर हो गया है, विकास की डगर पर बढ़ रहा है उत्तराखंड, लेकिन कर्ज के बोझ से भी उतना ही दब रहा है। टगमगाते कदमों के साथ विकास के पथ पर चलने की कोशिश कर रहे उत्तराखंड का कर्ज उतारने का फर्ज कोई नहीं निभाना चाहता। 2022 के चुनावी दंगल के भी लोक लुभावन वादे तो हर कोई कर रहा है, पर राज्य में जिस तरीके से कर्ज बढ़ रहा है उसके बारे में भी कोई बात नहीं करना चाहता है। और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। राजेंद्र जी तो यहाँ पर पूरा टेकरा भाजपा पर फोड़ रहे थे। पवन तोमर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। लेकिन उससे पहले मैं उमा जी आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से हम इससे पहले कई बार इस बारे में चर्चा हो चुकी है और जब भी यहाँ पर घोषणाएं अरविंद केजरीवाल ने की मुफ्त बिजली पानी को लेकर, उसके बाद से ही सवाल उठने लगे थे कि उत्तराखंड पहले से ही कर्जे में है तो आप कैसे मुफ्त बिजली और पानी देंगी। देखिए श्रेया जी, मैं शायद आपका नाम भूल रही हूँ एंकर महोदया। देखिए, केजरीवाल जी जो घोषणाएं करते हैं वो कोरी घोषणाएं नहीं होती, वो उस तरह की जुमलेबाजी वाली घोषणाएं नहीं होती कि 15 लाख रुपए आएंगे और 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएंगे और जनधन खाते खोल दिए गए। लोगों को लगा कि शायद 15 लाख रुपए आने वाले हैं इसलिए हमारे अकाउंट खोले जा रहे हैं, और उसके बाद वो अकाउंट नहीं खुले बल्कि उनमें 100 रुपए जमा कराए गए लोगों से और वो अकाउंट भी बंद कर दिए और पैसे भी किसी के नहीं आए। तो केजरीवाल जी की घोषणाएं निरी घोषणाएं नहीं होती। दिल्ली में भी हमने कर्ज करके दिखाया है और आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी आज इन तथ्यों के साथ कि दिल्ली में जब केजरीवाल जी के हाथ में जब सरकार आई थी तो हमारा बजट था 30,000 करोड़ का और आज हमारा बजट वहां पर
पर लगभग 57,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि 6 साल में हमने अपने बजट को दुगना किया। और जो योजनाएं उन्होंने कही थी कि मैं पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, स्कूल, स्वास्थ्य, बसों में महिलाओं के लिए टिकट जो है वो सब फ्री होगा, तो ये सब कहने की बातें नहीं, ये सब ऑलरेडी दिल्ली में हो रहा है और वहां की जनता भली भांति जानती है और मीडिया भी इस बात को भली भांति जानता है। तो हमें मालूम है कि जब एक ईमानदार सरकार आती है, जब एक कर्तव्यनिष्ठ सरकार आती है और जब एक काम करने वाली सरकार आती है जिसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है कि उसको काम करना है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम उत्तराखंड के को कर्जा मुक्त नहीं करा पाएंगे। दिल्ली में हम लोगों ने 30,000 करोड़ के बजट को 5 साल के अंदर डबल किया, तो आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पर जो हमारे पर जो कर्जा चढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी लगभग 60,000 करोड़ का बजट है, लेकिन जो हमारे जो लूप होल्स हैं, या मैं कहूँ जो इस छलनी में जितने सारे छेद हैं भ्रष्टाचार के, जब तक हम उन छेदों को बंद नहीं करेंगे, अभी आपकी बात मैं सुन रही थी कि खनन में इतना भ्रष्टाचार है कि एक एक रवन्ने के ऊपर 4-4, 6-6 गाड़ियां निकल जाती हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार हमारे उत्तराखंड में है और तमाम इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं कि अब मैं आपको बताऊं, ये जो आजकल जो होम स्टे योजना चल रही है, जो होम स्टे गाँव के लिए किया गया था, गाँव में नहीं होता, वो शहरों में होम स्टे के नाम पे बड़े बड़े होटल्स बना दिए जाते हैं और तमाम बहुत सारी योजनाएं। MDDA खुद हमारे यहाँ एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा केंद्र है कि किस तरीके से जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनसे पूरी तरह से पैसा उनके प्रोजेक्ट से नहीं लिया जाता, कहीं ना कहीं इस तरह बहुत सारी चीजें, मतलब मैं अगर गिनाने बैठूं तो उत्तराखंड की मैं हर एक विभाग का मैं भ्रष्टाचार बता सकती हूँ यहाँ पर बैठकर। तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की नजर इन सब विभागों पर नहीं है। एक ईमानदार सरकार जब आएगी तो ये जो सारे छिद्र है जिनसे कि सरकार का पैसा निकल रहा है, हम जब इन छिद्रों को रोकेंगे तो जो पैसा हमारे पास होगा उससे हम अपने प्रदेश का जो बजट है उसको भी ठीक करेंगे, कर्जा भी ठीक करेंगे और जो तमाम घोषणाएं केजरीवाल जी करके गए हैं उन घोषणाओं के लिए भी हम लोग पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, मीनाक्षी जी, मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जानना चाहती हूँ उत्तराखंड में बढ़ते कर्ज को लेकर आपको क्या कहना है, आपकी क्या राय है इसको लेकर? जैसा कि आप कह रहे थे कि किसी नेता ने इस पे चिंता नहीं जताई, कभी बात नहीं की, तो ऐसा नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा इस कर्जे की बात करता मीनाक्षी जी, मैं बिल्कुल इस बात से जरूर एग्री करूंगी क्योंकि पीसी थपलियाल जी जब भी इस डिबेट पे आए हैं तो उन्होंने हमेशा इस मुद्दे को उठाया है कि उत्तराखंड कर्जे में है, तो आखिर कैसे ये तमाम जो घोषणाएं की जा रही है पूरी होंगी, और सोर्स ऑफ इनकम पर कोई बात नहीं करता। अब अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आज आप देखिए कि 2007 में हमारे ऊपर 14,000 करोड़ का कर्जा था और आज वही कर्जा जो है 5 गुना बढ़ चुका है। तो आखिर वो कर्जा गया कहाँ? मतलब वो जो पैसा था वो आया कहाँ? हमारा एक्चुअली समस्या क्या है कि हमारी आमदनी 98 है लेकिन खर्चा हमारा अनलिमिटेड है। और अभी आप देखिए वो जो खर्चा है वो आप बिना प्लान के जो योजनाएं हैं उन पे लगा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, आप एक उद्योगपति को देखेंगे, यदि वो कर्जा लेता है तो वो उसको अपना कैपिटल की तरह यूज करता है और फिर उससे अर्निंग करता है और फिर वो कर्जा भी चुकाता है और अपना मूलधन भी चुकाता है। लेकिन आप देखेंगे कि आज उत्तराखंड के अंदर स्थिति देखिए आप कि ना सड़क की, देखिए अगर हकीकत में मतलब इन लोगों की अगर बातें सुनी जाए बीजेपी की, तो इस सड़क की बात करते हैं कि 15,745 गांव में से 12,120 गांव में सड़कें चली गई हैं। और ये सच है कि सड़कें चली गई हैं, लेकिन वो सड़कें जो है वो उनका अगर हकीकत देखी जाए तो उनके रख रखाव पे कोई खर्च नहीं हुआ है और वो सड़कें ऐसी जगह पे गई हैं जहां पे गांव में कोई रह ही नहीं रहा है, उन जगहों पे भी सड़कें गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पैसा लग रहा है वो अनप्लान तरीके से लग रहा है और हमारा जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लो, आप चाहे पर्यटन के क्षेत्र में बात कर लो, आप पानी के क्षेत्र में बात कर लो, वन पर्यटन किसी भी क्षेत्र में बात कर लो, सबकी स्थिति इतनी बदहाल है और उसके बावजूद भी हमारा कर्ज, उसके बाद भी आप देखिए कि किस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। आप वोटर को लुभाने के लिए घोषणाएं तो कर रहे हैं। अभी तक आप कुछ समय पहले तक कहते थे कि हमारे पास जो है कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, और वहीं उसके बाद आप क्या करते हैं कि अचानक से अधिकारियों और कर्मचारियों का 11% डीए बढ़ा देते हैं कि एरियर के साथ वो पैसा मिल जाएगा। उसके बाद आप कहते हैं कि परिवहन जो है उनको, परिवहन मित्रों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो आप कहीं ना कहीं वो चीजें जो है, जो कैलकुलेशन आपको करना चाहिए था राज्य को लेके, वो आपकी नियत है ही नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये जो पीपीई मोड में हमारे जो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, ये सारा इसी कर्जे के कारण हो रहा है कि आज आप क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। आपके पास कोई सॉलिड प्लान तो है नहीं इनकम के लिए। आप क्या कर रहे हैं, आप संपत्तियों को बेचना शुरू करेंगे, आप संसाधनों को बेचना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं कहूंगी कि दोनों ही सरकारें जिम्मेदार हैं। जो औद्योगिक विकास, कांग्रेस के टाइम पे औद्योगिक विकास की नीति आई थी,
लेकिन उसमें भी क्या हुआ था, छूट के नाम पे कई प्रतिष्ठित जो वो थे प्रतिष्ठान थे, उनपे सरकारी घोटाले का आरोप भी लगा था। तो इस तरह की जो चीजें हैं, अगर हम देखें जो नेता हैं उस टाइम के, जब 2000 के नेताओं की आप संपत्ति देख लीजिए और आज ये जितने भी नेता हैं राष्ट्रीय दलों के, इनकी संपत्तियों को चेक कर लीजिए, तो हमें मुझे लगता है कि हमारा कर्जा तो इसी से चुक जाएगा उत्तराखंड का। तो एक्चुअली समस्या हम सभी लोग देख रहे हैं कि क्या है, और ऊपर से इनकी घोषणाएं जो इलॉजिकल घोषणाएं इनकी जो है वोटरों को लुभाने के लिए, वो समझ में नहीं आती हैं। ठीक है नरेंद्र जी, मैं आपके पास बहुत जल्दी, ठीक है मीनाक्षी जी, मैं आती हूँ वापस आपके पास। नरेंद्र जी, आपको क्या कुछ कहना है? आप यहाँ पर सुन रहे हैं जिस तरीके से हम आज इस डिबेट को लेकर आए हैं, सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ पर कर्ज तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम पर कोई बात नहीं करना चाहता है, ना ही हमने किसी तरीके का कोई अभी तक देखा है कि कोई विरोध कर रहा है। यूकेडी ने भले ही थोड़ा बहुत अपना आवाज मुखर करने की कोशिश की है इसको लेकर, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ, आती हूँ राजेंद्र जी आपके पास, सिर्फ अपने जो उनकी मंशा रही है या अपने आप को कैसे चमकाना है, बस इसी पर कोशिश की है। बाकी उत्तराखंड कैसे चमकेगा इस पर किसी का फोकस नहीं रहा। जी यशी जी, देखिए बिल्कुल जैसे अभी उन्होंने कहा, मीनाक्षी जी ने कहा जी, बहुत तकनीकी तौर पर बात कही उन्होंने और व्यवहारिक बात कही, धरातल पे जुड़ी हुई बात कही उन्होंने जी, कि इनकी नेताओं की पहले की अगर संपत्तियां और अब की देख लें, और अगर इसको सरकारी खजाने में, जैसे कि कानपुर के इत्र व्यवसायी का संपत्ति अटैच की गई है, उसकी जो उसका धनराशि आरबीआई में जमा की गई है, अगर ऐसे कर दें तो हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। बहुत सरल तरीका बताया मीनाक्षी जी ने, मैं इनकी बात का, इनके सुझाव का स्वागत करता हूं। देखिए हमारे पड़ोसी राज्य हैं जैसे सिक्किम, नेपाल है, भूटान है, यहां के नियोजनकर्ताओं को वहां जाकर कुछ सीख लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से वहां के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। वहां पे पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय है उनका, और पर्यटन की बदौलत उनका देश चल रहा है और ये राज्य नहीं चला पा रहे। एक जमाना था जिस समय यहां से पर्यटक मसूरी जाता था और टोल टैक्स देते थे, टोल टैक्स के जरिए ही वहां का मसूरी का विकास हो जाता था। आज मसूरी यातायात के लिए, पार्किंग के लिए और पर्यटकों को सही सुविधाएं देने के लिए तरस रही है जी। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये जो 70 विधायक हैं, इसमें जो 12 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये यहां पे सरकार में होने के साथ साथ अपने घर के मुखिया भी तो हैं। एक घर के मुखिया से पूछिए कि कैसे जब उसको तनख्वाह मिलती है तो वो सबसे पहले जाके अपने जो कर्ज हैं उनको चुकाता है, उसके बाद घर का खर्च चलाता है जी। किसी भी सरकार ने शपथ लेने के बाद ये नहीं सोचा, अगर इनके अंदर थोड़ा भी विवेक हो तो इनको सबसे पहले इस बार सरकार को शपथ लेते ही हर मंत्री को साथ लेकर मुख्यमंत्री को आरबीआई में और वहां वित्तीय संस्थाओं के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमारे पे कर्ज कितना है। आगे की बात तब करें, यहां फीते काटने का, स्वागत समारोह में जाने का, अपना जश्न मनाने का बाद का कार्यक्रम तय करें। पहले यह तय करें कि राज्य से कर्ज उतरना कैसे है जी। हम लोग हमारे पास इतने अथाह संसाधन हैं पर्यटन में, धर्माटन में, तीर्थाटन में, उसके बावजूद भी हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। तो यह दर्शाता है कि जो केजरीवाल ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि ये हम मुफ्त की बिजली, मुफ्त का हम भत्ता, बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे? हम ऐसे देंगे कि जो करोड़ों रुपया नेताओं की जेबों में जा रहा है वो हम जनता में दे देंगे। बहुत व्यवहारिक बात कही उन्होंने, मैं सहमत हूं केजरीवाल की बात से। इसी तरीके की बात होनी चाहिए। अगर वाकई हम यहां मुख्यमंत्री कोई भूटान से या यहां से महाराष्ट्र से तो नहीं बनाना, सब यहीं के बने हुए हैं, यहीं के पैदाइश मुख्यमंत्रियों, उनको अपनी धरती से, अपनी माटी से अगर प्यार नहीं है तो उनको तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे तो सत्ता में बने रहने का कोई हक ही नहीं है। उससे पहले मैं यही कहना है जी। नरेंद्र जी, मैं प्रोफेसर एस एन सचान जी के पास जाऊंगी, सपा से प्रदेश अध्यक्ष भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सचान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये उत्तराखंड कर्जे में जा रहा है, लेकिन हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम को ये व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। 10-10 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल भाजपा ने राज किया, लेकिन फिर भी हम कर्जे में हैं और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। आपको क्या कहना है? सचान जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। ठीक है, सचान जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि जैसे कर्ज बढ़ा जी, तो कर्ज बढ़ने के बाद हमारी जीडीपी नहीं उतनी बढ़ पाई,
विकास दर भी तो बढ़नी चाहिए थी कर्ज के बाद जी। और ये कारण जो है, जो विकास दर जो हमारी घटी है वो सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में बढ़ी है जी। 44,000 करोड़ जो है वो कांग्रेस की सरकार कर्ज छोड़ के गई थी, जो आज 85,000 करोड़ होने जा रहा है, जस्ट डबल। रेवेन्यू जनरेशन पे इस सरकार ने कोई फोकस नहीं किया। रेवेन्यू जनरेशन जो है उस पे अगर फोकस किया था तो वो सिर्फ एनडी तिवारी जी ने किया। उसके बाद की कांग्रेस सरकार भी इतना काम नहीं कर पाई, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन उन्होंने जीडीपी नहीं गिरने दी, राज्य की विकास दर को उन्होंने जो है संभाले रखा। आज महंगाई दर बढ़ गई, सारी चीजें बढ़ गई, लेकिन उत्तराखंड राज्य की विकास दर नहीं बढ़ी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे उत्तराखंड राज्य में जो हमारे यहाँ संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका हमने सही मायने में इस्तेमाल नहीं किया, उन पे कोई प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं किया, ना कोई रिसर्च की। हमारे यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से इतनी बिजली बनाई जा रही है। राजन जी माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, उसके बाद वापस आती हूँ, तो आपसे ही शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज जिस तरीके से राज्य कर्जे में है, लेकिन नेता अपना फर्ज भूल गए, और आज इसी पर चर्चा की आखिर कर्जे को लेकर बात कब होगी, जो उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन है उनका ठीक तरीके से इस्तेमाल करना कब शुरू किया जाएगा, और उत्तराखंड को कर्जे से मुक्ति कब मिलेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी हाँ, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नेता भूले कर्ज का फर्ज। 2022 के चुनावी दंगल की लोक लुभावन बातें तो हर राजनीतिक पार्टी कर रहे हैं, पर राज्य पर बढ़ रहे कर्ज को उतारने का जिक्र कोई भी दल नहीं कर रहा है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए। राजन जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो पिछली 5 साल से जो सरकार है, जबकि डबल इंजन की सरकार है, उसने कि ना तो टूरिज्म के लिए कोई काम किया, ना एमएसएमई के लिए किया। उत्तराखंड जो है, जब हम छोटे थे तो देहरादून को एजुकेशन हब के रूप में पहचाना जाता था, उसके डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का उत्तराखंड जो है इंडिया में नंबर 1 स्टेट बन सकता है, और जो हमारे रेवेन्यू को बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन हो सकता है, उस पर कोई काम नहीं किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे कोई काम नहीं किया। मैं हर साल रेगुलेटर के यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर के यहाँ, मैं हर साल किसान प्रतिनिधि के रूप में मैं हाजिर होता हूँ। ₹1.31 प्रति यूनिट बिजली उत्पादन हमारी कॉस्ट है उत्तराखंड राज्य की, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके सीएमडी कह रहे हैं। ₹1.31 यूनिट की जो बिजली है वो आम उपभोक्ता को आप ₹5 दे रहे हैं और उद्योगपति को ₹4 दे रहे हैं। तो ये सारा मिसमैनेजमेंट है। उत्तराखंड राज्य को योग्य लोगों की जरूरत है, और ये इस बात से साबित हो गया, जो इन्होंने 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, ये बेचारे डिसीजन ही ले पाए। उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए योग्य आदमी को लाना ही होगा। वो योग्य आदमी किसी भी
स्तर का हो और किसी भी पार्टी का हो, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर राज्य का विकास नहीं होगा तो सिर्फ मेरा राजेंद्र जी केजरीवाल तो इसी मंशा के साथ आ रहे हैं ना, का भी नुकसान होगा। नहीं, केजरीवाल नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली दिल्ली का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो वहाँ के बजट से ज्यादा है। चलिए ठीक है, सचान जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, राजेंद्र जी आते हैं आपके पास। सचान जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए, जिस तरीके से घोषणाएं जी मैं पहले ले रहा हूं केजरीवाल जी को, जी शायद ये उमा जी को नहीं मालूम कि वहां दिल्ली में कितना रेवेन्यू आता है, कितना जीएसटी आता है। उत्तराखंड से कम 100 गुना अधिक जीएसटी और रेवेन्यू दिल्ली में आता है। जी दिल्ली और उत्तराखंड जो यहाँ का ज्योग्राफी है वो शायद केजरीवाल को नहीं मालूम। जी जो घोषणाएं करते चले जा रहे हैं वो उनको ये भी नहीं मालूम कि किस तरीके से ये घोषणाएं पूरी करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली मॉडल को देख रहे हैं। दिल्ली मॉडल उत्तराखंड के लिए किसी भी तरीके से सफल नहीं हो सकता है। मैं राजेंद्र जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब इसके पहले 3 मुख्यमंत्री बदले गए और 3 मुख्यमंत्री जब बदले गए तो उसमें कितना एक्सपेंडिचर होता है एक मुख्यमंत्री बदलने में। और वर्तमान में अभी त्रिवेंद्र रावत जी ने एक इन्वेस्टर समिट की थी जी। उस इन्वेस्टर समिट में एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया जी। जो सबसे बड़ा, हम इस स्टेट को इंटरनेशनल मैप पे राजेंद्र जी बना सकते हैं, इंटरनेशनल मैप टूरिज्म पर। और यहाँ हालत ये है कि एक भी कोई भी ऐसा स्पॉट डेवलप नहीं किया गया जो पहले थे। यहाँ पर जो नैसर्गिक सुंदरता है हम इसको इतना डेवलप कर सकते हैं कि केवल टूरिज्म के माध्यम से इंटरनेशनल मैप में ला करके हम पूरी भरपाई कर सकते हैं। और दूसरा दुख ये होता है कि वर्तमान सरकार केंद्र यहाँ पर 71.4% फॉरेस्ट है। हम इतना ऑक्सीजन देते हैं, उसके लिए हमको ग्रीन बोनस केंद्र सरकार नहीं देती है। केंद्र को चाहिए कि ग्रीन बोनस हमको दे। दूसरा, अभी राजेंद्र जी ने कहा था जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इतना हम जनरेट कर सकते हैं कि हम पूरी तरीके से सक्षम हो सकते हैं। लेकिन दुख है कि जो सत्ता में बैठे हैं, जो उनको यही नहीं ज्ञान कि अल्टीमेटली हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से कितना हम अपना कमा सकते हैं, हम टूरिज्म से कितना कमा सकते हैं, हम तीर्थाटन से कितना कमा सकते हैं, हम केंद्र से जो हमारे मिलना चाहिए हम कितना कमा सकते हैं, इनको ये ज्ञान ही नहीं है। तो बेसिकली केजरीवाल को तो मैंने पहले ही निगलेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि वो केवल यहाँ पर एक अपना जो एक फैला रखा है। जहां तक अभी उमा सुटे भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, भ्रष्टाचार का अगर मैं खोलना चाहूंगा तो जिस तरीके से कुछ लोगों के चेहरे ये बताएं, केजरीवाल जी, उमा जी बताइए, इतना अपने विज्ञापन में वहां बद्रीनाथ तक आपने इतने पूरे 1 साल से इतने पोल लगा दिए, इतने वो लगा दिए, ये पैसा कहाँ से आया? ये सब भ्रष्टाचार का पैसा है जो केजरीवाल ने कमाया। सचान जी इसका जवाब ले लेते हैं सिसोदिया जी से। उमा जी, यहाँ पर आप सुन रही हैं, हम सचान जी को भी सुन रही हैं, और कहीं ना कहीं पहली बात जो हमेशा से कहते आए हैं कि जब भी अरविंद केजरीवाल घोषणा करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो दिल्ली की तर्ज पर होता है कि दिल्ली मॉडल हम उत्तराखंड में लाएंगे, तो पहला सवाल यही उठता है कि उत्तराखंड की जो दिशा और दशा है वो काफी विपरीत है दिल्ली के। दूसरा, सचान जी कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, उनके भी जवाब मैं चाहूंगी कि आप दीजिए। देखिए, मैंने अभी पहले भी कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है पूरी तरह से। अब आप देखिए यहाँ पर जो मंत्रीगण हैं, अब आजकल जो कुछ एक मंत्रियों का ग्रुप है, कुछ विधायकों का ग्रुप है, जिसके ऊपर पूरी उत्तराखंड की राजनीति बात करती है कि ये कांग्रेस में रहेंगे या ये बीजेपी में रहेंगे। वो जहां भी रहे उनके विभागों में भ्रष्टाचार होता है और कोई भी सरकार उनके ऊपर हाथ नहीं डालती, ना कांग्रेस डालती है ना बीजेपी डालती है। तो जब तक इस तरह
कि जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ रहेंगे, हमारे उत्तराखंड में रहेंगे, तो मेरा प्रश्न आपसे है, सचान जी से है, क्या उनको लगता है कि उत्तराखंड का विकास हो पाएगा? जिस बाढ़ को खेत की रक्षा करनी चाहिए, जब वही बाढ़ खेत को लगातार खा रही है, तो हमारे प्रदेश का विकास कैसे होगा? ये सोचने वाली बात है। नई और ईमानदार राजनीति जब तक प्रदेश में नहीं आएगी, तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली मॉडल या केजरीवाल मॉडल की, तो मैंने पहले भी कहा, हमने दिल्ली में ये सब करके दिखाया है। हमारे पास हमारा 30,000 करोड़ कर दिया, पूरे 2 गुना बढ़ाकर। तो सचान साहब, हम आपके शिष्य हैं, आपने हमें ईमानदारी करना सिखाया है, हम आएंगे सत्ता में। आपके केजरीवाल से कंपेयर न करिए, केजरीवाल से कंपेयर, आप उमा बहुत अच्छी हैं, आप अपने को केजरीवाल के लाइन में न ले जाइए। केजरीवाल जो जिस तरीके से यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ लोगों को, ये बताइए रेवेन्यू उत्तराखंड की परिस्थितियां उनको नहीं मालूम होगा। साहब, झूठ तब होता है जब आपने कोई वादा किया और आप उसको पूरा ना कर पाए। अभी हमने सिर्फ वादा किया है, सत्ता हमारे पास आने दीजिए। मीनाक्षी जी, आती हूँ आपके पास, रुक जाइए उमा जी और सचान जी। नरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। नरेंद्र जी, देखिए, अभी यशी जी, अभी सच्चान जी ने कहा और उमा जी उसका जवाब दे रही थी, मैं बात सुन रहा था दोनों का, और बहुत ही रोचक विषय था कि करोड़ों रुपया उस पे खर्च करते हैं, ये होर्डिंग्स पे, पब्लिसिटी पे और इतने पूरा तामझाम पे। तो मैं इस बात को ये कहूंगा, इसमें तो तीनों ही दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी का यहां कोई बेस नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के बारे में आप उत्तर प्रदेश में पूछें तो वहां पर समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से पानी की तरह पैसा बहाती है वहां पे, विज्ञापनों पे, होर्डिंग्स पे और पूरे प्रचार प्रसार में, तो शायद सच्चान जी की भी आंखें खुल जाएंगी। ये बात कहनी बहुत आसान होती है अपने बारे में, अगर आप नहीं कर रहे, आप प्रचार में मितव्यता बरत रहे हैं, तब तो आप दूसरे को सलाह दीजिए नेकी की। अगर आप खुद भी उसी में डूबे हुए हैं तो यह सलाह देनी बेमानी है बिल्कुल। अगर केजरीवाल खर्च कर रहे हैं, आप भी कौन सा कम है पीछे? आप यहां पे नहीं है, आप इस राज्य में एग्जिस्ट नहीं करते, आपका कहीं अस्तित्व नहीं है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में कौन सी नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश में बेहिसाब इतना पैसा, मैं ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि आपने एक दिन का विज्ञापन का एक अखबार को आपने 50 लाख रुपए दिया है। तो ये कौन से खजाने से दिया है, किस जनता की कौन सी कमाई में से दिया है, क्या ये मुझे समझा पाएंगे? तो इसलिए हम बात करें सार्थकता की, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो कर्ज में डूबा हुआ उत्तराखंड है उसको कैसे बाहर निकालने की। तो अभी तो सत्ता आम आदमी पार्टी के पास आई नहीं, जब आएगी उसके ऊपर तो तब चर्चा करेंगे हम। लेकिन वर्तमान में जो बात हो रही है कि हम जो नई सरकार जो शपथ लेने जाएगी उसके सिर पे एक व्यक्ति के ऊपर 73,000 करोड़, उसका 73,000 रुपए का कर्ज होगा, तो उस कर्ज से कैसे मुक्ति मिले, उस कर्ज से कैसे हम निजात पाएं, इसके ऊपर हमने चर्चा करनी है। तो इसी को लेकर अगर सच्चान साहब के पास इसका कोई उत्तर हो तो हम बड़ी अच्छी से उसको सुनने का कोशिश करेंगे। जी यशी बताइए। जी नरेंद्र जी, बात यहां पर हम ये भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से रेवेन्यूज को लेकर बात हो रही है, बात यहां पर अगर हम करें पर्यटन की, तो विकास कार्यों पर पैसा तो बहाया जा रहा है, लेकिन वो विकास कार्य जो है वो धरातल पर नहीं दिख रहे कि जिसका फायदा उत्तराखंड को मिल पाए, पहली बात। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो पानी के लिए भी जो है, उसका आधा पैसा उत्तराखंड, आधा माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में है, उसका पूरा पैसा भी नहीं मिल पा रहा है उत्तराखंड को। बात हम करें खनन माफियाओं की, तो खनन माफियाओं का क्या हाल है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं जो सोर्स ऑफ इनकम हम उस पर बात करें, सरकार को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि भाई हमें इनकम कैसे आए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सुबह शाम घोषणाएं करनी चाहिए। देखिए यशी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। नेताओं का काम क्या है, विधायक का काम क्या है? विधायक जिस समय अपने क्षेत्र से चुन के आता है, वो अपनी जनता को, अपने मतदाताओं को आश्वस्त करता है कि मैं आपके क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं इस बात को लेकर कि अपने क्षेत्र का पूरी तरीके से विकास करूंगा। लेकिन अगर वो विकास में उससे चूक होती है तो उसको अगली बार वो जनता नकार देती है। लेकिन आपने अगर पिछली 4 विधानसभाएं यहां की देखी हो तो चारों में इस तरीके से रहा, जो भी मीनाक्षी जी बोल रही थी कि अगर इनकी आज से 20 साल पहले की माली हैसियत और आज की इनकी माली हैसियत आंकी जाए तो 100 गुने का फर्क आ चुका है। तो ये पैसा कहां से आया? क्यों नहीं जो कानपुर के जो इत्र व्यवसायी हैं उनकी तरह उनका पैसा क्यों नहीं इनका अटैच कर दिया जाता?
इनका भी पैसा जमा करा दिया जाए राजकीय कोष में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितना अच्छा हो अगर यहाँ के राजनीतिक दल कोई अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करें कि हम कर्ज से मुक्ति के लिए राज्य को कर्ज से मुक्ति के लिए हम सबसे पहला हमारा मैनिफेस्टो का बिंदु है, तो तब बात समझ आती है कि आप राज्य के हितैषी हैं। नरेंद्र जी, यही तो सवाल है, हमारे इसी बात पर डिबेट ही कर रहे हैं कि भाई आपने कहीं भी इस बात का जिक्र ही नहीं किया। चलिए सरकार तो जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन विपक्ष में किसी ने भी इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं की कि भाई हम इतने कर्जे में हैं, हम कैसे आगे काम करेंगे। किसी ने इस बारे में बात नहीं की। सिर्फ वोटर्स जो है उनको कैसे लुभाना है, उनको कैसे छोटे छोटे चीजों को लेकर लुभाना है, बस उस पर बात हो रही है। लेकिन कर्ज में है उत्तराखंड, इस पर किसी ने भी बात करने की कोशिश नहीं की। यशी जी, तालाब में मछली वाला हिसाब है, एक मछली दूसरे से ये नहीं पूछ सकती कि तू सुबह कितने बजे नहाई है। जी बिल्कुल। मीनाक्षी जी, आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं तो केजरीवाल जी की घोषणा पे कह रही थी कि आप आते ही क्या भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आप तो भ्रष्टाचार की कभी बातें करते थे दिल्ली में, और आज आप जो है वो पेपर लेके चुपचाप बैठ गए हैं। आप पहले आएंगे यहाँ पे, पहले आपको हजार रुपए जो आप महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, 5,000 रुपए जो युवा बेरोजगारों को देने की बात कर रहे हैं, उन सबको देने के लिए भी आप पहले कर्जा लोगे। मतलब आपके पास सोल्यूशन कुछ नहीं है, आप भी सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं। और उन्हीं की राह पे हमारे ये जो बीजेपी और कांग्रेस जो चल रही है वो भी उसी राह पे चल रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता को शायद इमीडिएट जो फायदा नजर आता है उस पर बात कर ली जाए, हमें वोट मिल जाएगा, हम सत्ता में आ जाएंगे, हमारी जेबें भर जाएंगी। अब देखिए 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, 3-3 मुख्यमंत्री। अरे इनकी पेंशन, इनका खर्चा, इन पे जो खर्चा हो रहा है, और ये जो गैरसैंण का नाम ले लेके ये पिकनिक मनाने वहां जाते हैं, ये जो खर्चा हो रहा है, ये सारा खर्चा आ कहां से रहा है? और दूसरी चीज, ये जो विधायक खरीदने और बेचने का जो सिलसिला चल रहा है हमारे उत्तराखंड में, सबसे ज्यादा जो राजनीतिक अस्थिरता है वो उत्तराखंड के अंदर है। क्योंकि हमें यही नहीं, ये जो कांग्रेस से बीजेपी कैसे जाते हैं ये लोग खरीदे जाते हैं, इनको पैसा दिया जाता है। तो ये सारा पैसा जो है, जो ये कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये साफ नजर आ रहा है कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो हम लोगों का तो उत्तराखंड क्रांति दल यही कहता है कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आती है तो सबसे पहले इन नेताओं की संपत्तियों की जांच होगी, और एक एक करके सबका हिसाब किया जाएगा कि आखिर पैसा आया कहां से, ये जो इतनी इंडस्ट्रीज आपके नाम बनी है ये आई कहां से। आप सबसे पहले आप जनता का पैसा आप उन्हें इमीडिएट लालच दिखा के उनका पैसा जो है वो अपने इंडस्ट्रीज में लगा रहे हो, अपने बच्चों को घोटाले करने पे लगा रहे हो। आप देखिए, अगर हम इसमें प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 17 साल में 13,516 से बढ़ के 1,60,000 हो गई है प्रति व्यक्ति आय। जी, 2 लाख रुपए। मैंने भी ये किसी रिपोर्ट में पढ़ा था और ये काफी शॉकिंग था कि 2 लाख रुपए प्रति जो बड़ी आय है ये। लेकिन मैडम बढ़ी किसकी है? देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। पहाड़ी इलाके के तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो स्थिति इतनी बदहाल है। तो सोचिए जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है इन तराई क्षेत्रों में। और जनसंख्या भी देखें तो हमारे मूल निवासी जो है वो तो यहाँ से पलायन करके जा चुके पहाड़ों से, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं वो। ठीक है मीनाक्षी जी, वापस आते हैं आपके पास, और राजन जी इसके बाद मैं आपका रुख करूंगी। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से उत्तराखंड कर्जे में है और कहीं ना कहीं इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। चुनाव भी नजदीक है लेकिन इस पर बात नहीं हो रही। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है।
अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं नेता भूले कर्ज का फर्ज और सीधे रुक कर लेते हैं राजेश जी का, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेश जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो सम्मानित मेरे साथी सब लोग बैठे हैं जी, मेरा कहने का ये है कि रोजगार जब तक आप यहाँ जनरेट नहीं करेंगे जी, जब तक यहाँ रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा जी, जब रोजगार हो जाएगा तो पलायन भी रुकेगा, पलायन रुकेगा तो विकास भी रुकेगा। राजेश जी, अच्छा ये बताइए, आप सत्ता में भी रहे, आप विपक्ष में भी हैं, आपने क्या किया इसके लिए? आप भाजपा पर सवाल जरूर उठा रहे हैं, आप उतनी देर से आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि आप सत्ता में रहे तो आपने क्या किया? ये तभी संभव है जब यहाँ कोई योग्य आदमी 10 साल लगातार सरकार में रहे। ये जो बार बार राजेश जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस में कोई योग्य आदमी नहीं है? नहीं, तिवारी जी थे, उन्होंने विकास किया और सब लोग सहमत होंगे, आपको भी सहमत होना पड़ेगा और नरेंद्र जी जो आपके साथ पैनल में बैठे हैं उन्हें वो भी सहमत होंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए, पिछले 5 साल में जब केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों एक ही दल के थे, तो इन मुख्यमंत्रियों ने कौन सा ऐसा रोड मैप तैयार किया, कोई एक काम आप बताएं जिससे उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ हो जी, बताइए। ये अभी सचान साहब ने कहा था कि इंटरनेशनल समिट इन्होंने कराया, पूरी दुनिया से इन्होंने उद्योगपतियों को बुलाया और इन्वेस्टमेंट यहाँ 0 हो गया। हमारी बहन कह रही थी मीनाक्षी जी के पर्वतीय क्षेत्रों का जो है उनका विकास नहीं हुआ, मैं इस बात से कतई सहमत हूं। हम दरअसल कमी क्या हो रही है कि नेतृत्व जो है वो ऐसा विकसित चेहरा कोई नहीं है जो पूरा रोड मैप तैयार कर सके। ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है और राज्य के लिए भी है, क्योंकि अगर अयोग्य लोग शासन करेंगे तो उससे आम आदमी का नुकसान होगा, तो नेताओं का, अधिकारियों की तो मौज आ जाएगी और यही इस राज्य के साथ हो रहा है। और जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं, केजरीवाल जी की, मैं ये प्रवक्ता बैठी बहन जी हमारी उमा जी, मैं इन्हें कहना चाहूंगा, उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। उत्तराखंड राज्य का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, वो दिल्ली के सापेक्ष बहुत कम है। यहाँ आप अगर इस तरह का बात करेंगे कि हम फ्री ये दे देंगे, फ्री फलाने चीज दे देंगे, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? आज जो हम परिचर्चा यहाँ जो कर रहे हैं वो चर्चा यही है कि कर्ज कैसे कम किया जाए। जब हमारे पास पैसा, हमारी आमदनी ही नहीं है और हम खर्च बढ़ा लेंगे तो कर्ज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये जरूर हो रही है कि कर्ज कैसे कम किया जाए, लेकिन उससे बड़ी बात ये हो रही है कि भैया सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगा, हम कैसे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे? हमें तो पर्यटन को और बढ़ावा देना चाहिए, पर्यटन को लेकर चीजें व्यवस्थित करनी चाहिए, लेकिन पर्यटन की क्या स्थिति है ये सभी को पता है, आप सभी वहां पर देख रहे हैं पर्यटन की क्या स्थिति। लोग पलायन कर रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में आप लोग अक्सर कहते हैं कि भू कानून हिमाचल प्रदेश वाला चाहिए, क्योंकि वहां पर लोग रह रहे हैं, यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे हैं। क्यों? इसकी क्या बड़ी वजह है? क्या किसी ने अध्ययन करने की कोशिश की? उमा जी, बहुत कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगी, उसके बाद मीनाक्षी जी आपके पास आती हूँ मैं। देखिए, मैं अपने सभी जो भी ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं सभी की बातों को सुन रही हूँ। किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम ये करके दिखाएंगे। सब लोग कह रहे हैं भौगोलिक परिस्थितियां नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने तो औद्योगिक विकास करके दिखाया। कांग्रेस से तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। 10 साल आपने भी इस प्रदेश को लूटने में पूरा योगदान दिया है। 2017 में जो स्टिंग हरीश रावत जी के चले हैं, उसमें भ्रष्टाचार का नंगा नाच जो हुआ है पूरे प्रदेश ने देखा है। इसलिए कांग्रेस भ्रष्टाचार के बारे में बिल्कुल बात ना ही करे तो बहुत बेहतर है। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, विकास के बारे में बात कर रहा हूँ हरिद्वार में देखिए राजेश जी और उमा जी और सचान जी, वक्त की बहुत कमी है। इससे पहले मीनाक्षी जी की भी प्रतिक्रिया ले ले। तो मीनाक्षी जी, बहुत कम शब्दों में चाहूंगी कि अपनी बात को पूरा करें, क्योंकि मुझे इसके बाद नरेंद्र जी के पास भी जाना है। उमा जी आते हैं आपके पास भी, रुक जाइए। जंगल जमीन पे अपने अधिकार की जो बात कर रहा है, एक्चुअली हमारा जो 70% है वो फॉरेस्ट लैंड में घोषित हुआ है। और जो इसके जो कड़े कानून है, वन कानून, जिसकी वजह से हम ही लोग अपने वनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग वहां पे सारी समस्याओं को झेल रहे हैं पहाड़ों पे।
और उसके बावजूद भी हम वनों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो ये जो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जल जंगल जमीन पे अपना अधिकार हो जाएगा तो यहाँ पे रोजगार उत्पन्न होगा और नए संसाधन जो है, देखिए हमारे पास बहुत संसाधन है पहाड़ों पे और उन्हीं संसाधनों के इस्तेमाल से जब रोजगार उत्पन्न होगा पहाड़ों पर। मीनाक्षी जी बिल्कुल, और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पास जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करना कब ये जो सत्ता में लोग हैं ये कब शुरू करेंगे, इनकी राजनीतिक मंशा क्यों नहीं हो रही है कि हम उत्तराखंड को एक बेहतर प्रदेश बना सके। कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये कर्जे में है उत्तराखंड, लगातार इस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा था, सिर्फ यूकेडी एक दो बार इस बारे में बात करी थी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे थे। फिलहाल कहीं ना कहीं सोर्सेज ऑफ इनकम पर ध्यान देने की जरूरत है, इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे हैं नेता भूले कर्ज का फर्ज, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को, यहाँ पर 10 साल कांग्रेस ने राज किया है, 10 साल भाजपा ने राज किया है, लेकिन उत्तराखंड की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ सोर्स ऑफ इनकम है वो कैसे उसको बेहतर करे इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। 21 साल हमने परिसंपत्तियों का बंटवारा करने में लगा दी, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आगे किस तरीके से जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन है उनका इस्तेमाल हो पाता है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।